नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएल टीजी2 की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए हमने न्यूमेरिकल की स्पेशल क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं। उसी सीरीज का पार्ट नंबर ये 26 है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, न्यूमेरिकल पोर्शन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप सब वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन का हम आगाज़ करते हैं और ये रहा पहला नंबर आपके स्क्रीन पे। पहले नंबर क्वेश्चन है कि एक ट्रांजिस्टर के लिए धारा लब्धि बीटा का मान 19 है तो धारा लब्धि अल्फा का मान क्या होगा। बीटा और अल्फा में बीटा का मान दिया गया है, अल्फा का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो अल्फा इक्वल टू बीटा अपान 1 प्लस बीटा होता है। अब यहाँ पे देखिए बीटा का मान जो है वो दिया गया है 19 अपान 1 प्लस बीटा। तो बीटा का मान यहाँ 20 रख देंगे, 19 रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 19 अपान 20 हो जाएगा। 19 अपान 20 हुआ। अब इसको और हम सॉल्व करेंगे तो इजी करने के लिए सॉल्यूशन को ऊपर 5 से गुणा कर देते हैं और नीचे भी 5 से गुणा कर देते हैं। तो ऊपर 5 से गुणा करेंगे तो 19 5 95 हो जाएगा और नीचे 20 5 100 हो जाएगा। अब नीचे 2 0 है तो इसको हल करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी 0.95 हो जाएगा। यही अल्फा का मान होगा 0.95। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप सबको पता भी होगा कि बीटा का जो मान होता है वो सदैव 1 से कम ही होता है। अब इसमें हम अल्फा बीटा का कुछ रिलेशंस भी आपको बता देते हैं कि रिलेशन अल्फा का क्या होता है, फार्मूला क्या बनता है। ट्रांजिस्टर में आप सब पढ़े होंगे इस चीज़ को। तो देखिए एमीटर, बेस और कलेक्टर, इसमें कहता है ना कि अल्फा का मान क्या होगा। तो अगर इसको हम एमीटर करंट कह दें और इसको हम बेस करंट कह दें और इसको हम कलेक्टर करंट कह दें तो हमारा बीटा का जो मान होगा, यहाँ से ऐसे करेंगे और ये अल्फा हो जाएगा, यहाँ से ऐसे कर देंगे तो ये बीटा हो जाएगा और यहाँ से ऐसे कर देंगे तो ये गामा हो जाएगा। अब देखिए अल्फा का मान निकालेंगे तो जहाँ तीर जाके लग रहा है इसको पहले लेंगे, मतलब IC यानी कलेक्टर करंट अपान कहाँ से आई है, एमीटर करंट से, तो IE हो जाएगा। मतलब कि अल्फा का मान IC यानी कलेक्टर करंट अपान एमीटर करंट हो जाएगा। इसके बाद बीटा देख लीजिए, बीटा का जब हम मान निकालेंगे तो बीटा देखिए कहाँ पे आके लग रहा है, IC पर ही लग रहा है। तो IC यानी कलेक्टर करंट अपान कहाँ से आया है, IB से, तो IB हो जाएगा। यानी बीटा का जो फार्मूला बनेगा वो IC यानी कलेक्टर करंट अपान बेस करंट हो जाएगा। इसी क्रम में अगर गामा हमें निकालना होगा तो गामा का देखिए यहाँ आके लग रहा है तो कौन सा हो जाएगा, एमीटर करंट अपान कहाँ से आया है, तो बेस से, तो IB हो जाएगा। यानी गामा का मान एमीटर करंट अपन बेस करंट हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं प्यारे साथियों, इसको भी आप ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद एक तो हमने आपको बताया कि अल्फा बराबर बीटा अपान 1 प्लस बीटा होता है और इसी को जब यहाँ से बीटा आप निकालेंगे तो बीटा इक्वल टू अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा भी हो जाता है। तो इस सब को आप जरूर ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि किसी स्टेपर मोटर में यदि स्टेप कोण 45 डिग्री है तो उसका विभेदन डॉट डॉट स्टेप प्रति चक्कर ज्ञात कीजिए। जब स्टेपर मोटर एक चक्कर घूर्णन करेगी तो एक स्टेप में वह कितने डिग्री तय करेगी, तो 360 डिग्री होगी। अब इसमें स्टेप एंगल देखिए दिया गया है 45 डिग्री, तो अपान 45 डिग्री हो जाएगा। जब आप इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, लगभग 8 आएगा। 9 5 45 और
9 चौका 36, ये 40 हो जाएगा, 5 8 40, 8 आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर, इसमें देखिए कि एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज V इक्वल टू 50 साइन 100 t है, इसके आयाम और आवृत्ति क्रमशः होंगे। इसका आयाम या और इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो देखिए आप वेव पे जाएंगे ना, तो ये साइन वेव हुआ, तो आयाम एम्पलीट्यूड होता है, इसे हम क्या कहेंगे, तो ये जो डिस्टेंस है इसी को हम आयाम बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो यहाँ जो हमें मान प्राप्त होगा वही आयाम हो जाएगा। तो ये आयाम यानी यहाँ पे जो वोल्टेज के केस में अगर है, करंट के केस में है, तो जो वोल्टेज या करंट का मैक्सिमम मान प्राप्त होता है वही आयाम हो जाता है। क्यों? क्योंकि यही आयाम है, और यहीं पर यहाँ पे वोल्टेज का अगर है तो वोल्टेज का मैक्सिमम प्राप्त होगा, तो वही वोल्टेज का मैक्सिमम ही आयाम बन जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करते हैं। इस इक्वेशन का आप तुलना करेंगे तो V बराबर V मैक्स साइन ओमेगा टी हो जाएगा। अब यहाँ से V मैक्स की तुलना करेंगे तो V मैक्स का मान कितना मिला? 50 मिला। तो यही एम्पलीट्यूड हो जाएगा, आयाम हो जाएगा। तो ये वोल्टेज के टर्म में है तो 50 वोल्ट होगा। ये हमारा रहा आयाम, जिसे हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। अब रहा फ्रीक्वेंसी का, तो फ्रीक्वेंसी का ये टर्म होता है, तो देखिए ओमेगा टी इक्वल टू यहाँ पे 100 टी दिया गया है, टी से टी मारा जाएगा, ओमेगा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ इक्वल टू 100। अब क्या करेंगे, तो f इक्वल टू 100/2 इंटू 3.14 हम पाई का मान रख देंगे। जब इसमें आप भाग देंगे तो आएगा 15.9 हर्ट्ज। अब देखिए फ्रीक्वेंसी 15.9 हर्ट्ज और एम्पलीट्यूड आयाम 50 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आप सब प्यारे साथियों को ये समझ में क्वेश्चन अच्छे से आया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि R इक्वल टू 100 और C इक्वल टू 20 माइक्रोफैरड का मान वाले प्रतिरोध और संधारित्र को श्रेणी में संयोजित किया जाता है, तो इसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा? RC सीरीज सर्किट है तो इसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा? RC ही होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि रेजिस्टेंस देखिए दिया गया है 100 और इनटू कैपेसिटर का जो मान दिया गया है वो 20 माइक्रोफैरड है, तो 1 माइक्रोमीटर में कितना होता है? 10⁻⁻6 होता है। अब क्या करेंगे कि ये 100 और 100 में 20 से गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और इस पर 000 हो जाएंगे। आई इंटू इसको हम तोड़ दे रहे हैं, -3 है ना, आई इंटू 10⁻³ हो जाएगा। अब देखिए ये 3 0 से ये पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻³ हुआ, तब यह 1 मिलीमीटर में कितना मिलीमीटर? 1000। चूंकि मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा, तो इसको हम मिली बोल देंगे। तो 2 मिली, हमने क्या निकाला है? टाइम कांस्टेंट निकाला है, तो उसका मात्रक सेकंड होगा, तो 2 मिली सेकंड आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी का हमने एक चार्ट वीडियो को लास्ट में रखा है कि किस सर्किट का कौन कौन सा टाइम कांस्टेंट होता है, तो अभी आगे हम उसका एक्सप्लेन कर देंगे। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर, कोई डीसी शंट जनरेटर 220 वोल्ट टर्मिनल वोल्टता पर भार यानी लोड करंट IL 15 एम्पियर प्रदान करता है, तो शंट फील्ड रेजिस्टेंस RSH 220 ओम है, तो आर्मेचर धारा क्या होगी? अब देखिए जनरेटर के केस में ये कंडीशंस दिया गया है, तो पहले हम जनरेटर के केस में करंट का फार्मूला लिखते हैं। तो क्या होता है? आर्मेचर करंट इक्वल टू लोड करंट
प्लस शंट फील्ड करंट होता है। ये जनरेटर के केस में है। जब यही चीज मोटर के केस में करते हैं तो यहाँ पे माइनस हो जाता है मोटर के केस में। फिलहाल जनरेटर का है तो प्लस ले लेंगे। क्लियर। अब क्या है कि देखिए लोड करंट IL का मान दिया है 15 और शंट फील्ड करंट हमें नहीं पता है, उसी को निकालना है। तो शंट फील्ड करंट जब हम निकालेंगे तो शंट फील्ड रेजिस्टेंस शंट फील्ड वोल्टेज अपॉन शंट फील्ड रेजिस्टेंस कर देंगे। तो देखिए शंट जनरेटर की जो वाइंडिंग कंस्ट्रक्शन होता है, सप्लाई उसी के पैरेलल में आर्मेचर और उसी के पैरेलल में शंट फील्ड वाइंडिंग। आप सबको पता भी है कि जब पैरेलल सर्किट बनता है तो प्रत्येक ब्रांच में वोल्टेज का मान सेम होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका भी तो कुछ पैरेलल ही बनता है सर्किट, तो जो इसका टर्मिनल वोल्टेज होगा वही आर्मेचर के क्रॉस हो जाएगा और वही शंट फील्ड वाइंडिंग के क्रॉस हो जाएगा। तो शंट फील्ड वाइंडिंग पर जो इसका वोल्टेज प्राप्त होगा वो 220 होगा अपॉन शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस दिया गया है 220 वोल्ट, तो 220 रख देंगे, भाग देंगे, एक बार में कट जाएगा। यानी शंट फील्ड करंट का मान कितना हुआ, 1 एम्पियर हुआ, तो यहीं रख देंगे। तो 15 1 16 एम्पियर जो होगी इस डीसी शंट जनरेटर की आर्मेचर करंट हो जाएगी। प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी 16 एम्पियर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर कि एक तरंग प्रारूप का आवृत्ति समय 2 मिली सेकेंड है तो इसकी आवृत्ति ज्ञात कीजिए। आवृत्ति का फार्मूला F = 1/T होता है। टाइम और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन होता है वो व्युत्क्रमानुपाती का होता है। तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट दिया है 2 मिली सेकेंड, तो 1/2 मिली, मिली का मतलब 10⁻³ अब इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो देखिए नीचे में ये -3 है, ऊपर में ले जाएंगे +3 हो जाएगा। अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 ऊपर में जाएगा तो अपॉन 2 हो जाएगा। अब 2 से कटाएंगे, 2 5 10 और 2 0 यानी 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर की 2 कुंडलियों के स्वप्रेरकत्व का मान 4 मिली हेनरी और 9 मिली हेनरी है। यदि युग्मन गुणांक कपलिंग फैक्टर का मान 0.5 हो तो दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे पहला इंडक्टर का मान दिया है L1 और यहाँ पे L2 कह देंगे। कपलिंग गुणांक K ये हो जाएगा 0.5, तो म्यूचुअल इंडक्शन M = K √L1 × L2 हो जाएगा। अब देखिए K का मान जो दिया गया है 0.5 दिया है, √L1 × L2 4 मिली हेनरी इंटू 9 मिली हेनरी हो जाएगा। अब देखिए तो 0.5 और अंडर रूट में जब इसमें करेंगे तो 9 का 36 मिली हेनरी हो जाएगा। जब इसको बाहर निकालेंगे तो 36 का वर्गमूल प्यारे साथियों 6 हो जाएगा। इंटू कपलिंग फैक्टर कितना है 0.5 है, तो इसमें गुणा करेंगे 5 छक्का 30, एक अंक के बाद दशमलव कट जाएगा तो कितना आया 3। चूंकि अंदर में मात्रक क्या था, यूनिट्स क्या थी, मिली हेनरी, तो फिर मिली हेनरी मात्रक हो जाएगा, यानी 3 मिली हेनरी आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी 3 मिली हेनरी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आप सब अपने दोस्तों में भी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, मान लीजिए कि एक 4 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज प्रेरण मोटर 425 आरपीएम पर चल रही है। इस मोटर के रोटर धारा की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। रोटर स्पीड यहाँ पे देखिए 1425 आरपीएम दिया गया है। सिंक्रोनस स्पीड हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा तभी हम स्लिप इसका निकाल पाएंगे। तो सिंक्रोनस स्पीड NS = 120 F फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है अपॉन P, तब P देखिए पोल कितना है 4 है, 4 × 3 = 12, 30 × 50 कितना हो जाएगा
3000 आरपीएम हो जाएगा। ये प्यारे साथियों क्या आया, सिंक्रोनस स्पीड आया 4 पोल और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर। अब इसका स्लिप निकाल लें तो स्लिप इक्वल टू होता है ns माइनस nr अपान ns आई इंटू 100। तो ये स्लिप परसेंट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ns यानी सिंक्रोनस स्पीड कितना है 3000, तो 3000 माइनस nr रोटर स्पीड 1425 अपान फिर नीचे क्या हो जाएगा, सॉरी दोस्तों सॉरी एक चीज गलत हो गया है। देखिए यहाँ जब आप गुणा करेंगे ना 50 इंटू 30 तो 1500 होगा, सॉरी गलती हो चुकी है यहाँ पे, आप ध्यान दीजिएगा। 30 इंटू 30 इंटू 50 1500 हो जाएगा। ये सिंक्रोनस स्पीड 4 पोल और 50 हर्ट्ज पर 1500 आएगा, 1500। अब 1500 ये सिंक्रोनस स्पीड है, रोटर स्पीड 1425 है, अपन नीचे में फिर 1500, क्यों, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड। अब देखिए 1500 माइनस 1425 जब आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर में 75 हो जाएगा, अपन नीचे में क्या हो जाएगा 1500। इंटू परसेंटेज चाहिए तो 100 कर देंगे, तो इंटू यहाँ भी 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो मारा जाएगा। अब 15 5 75, स्लिप कितना आया 5% आया। क्लियर, यहाँ तक हो गया। स्लिप हमने निकाल लिया 5%। अब आइए रोटर, अब जो होगा रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्लिप इनटू स्टेटर फ्रीक्वेंसी हो गया। अब रोटर फ्रीक्वेंसी पूछा है इसका मान, तो स्लिप परसेंट हम कितना निकाले थे 5 निकाले थे, तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे में 100 कर देंगे क्योंकि टोटल परसेंट 100 होता है, इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, तो 50 कर देंगे। 50 दूनी का 100 और 2 से 5 में भाग देंगे 2.5 हर्ट्ज हो जाएगा। यानी रोटर की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2.5 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.5। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर कि लेड एसिड बैटरी में कितने सेल श्रेणी में जुड़ते हैं ताकि बैटरी की धारिता 100 एम्पियर घंटा और 12 वोल्ट प्राप्त हो। कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने सेल लेड एसिड सेल हैं उनको हम सीरीज में जोड़ते हैं तो उस बैटरी की जो कैपेसिटी है या तो 100 एम्पियर घंटा प्राप्त हो या 12 वोल्ट प्राप्त हो। तो लेड एसिड बैटरी की एक प्लेट की वोल्टेज कितनी होती है 2 वोल्ट होती है, और इसे हम सीरीज में इंक्लूड करेंगे तो कितनी करेंगे कि 12 वोल्ट प्राप्त हो जाए। तो अगर 6 प्लेट को सीरीज में लगा दें तो हमें 12 वोल्ट मिल जाएगा। कैसे, प्रत्येक प्लेट की वोल्टेज 2 वोल्ट और सीरीज में 6 प्लेट लगाएंगे तो 6 दूनी का 12 वोल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो हमें पूछा था कि संख्या क्या होगी 6 होगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, स्टेटमेंट कौन सा सही है। तो देखिए स्टेटमेंट जो है क्या होता है P इक्वल टू KVA cos फाई हो जाता है, और P जो है वो शक्ति है, पावर है, तो इसे हम किस में मेजर करेंगे, जब इसको हम किलो वोल्ट एम्पियर में मेजर कर रहे हैं तो इसे भी हम किलो वाट में मेजर करेंगे। राशि दोनों सेम होनी चाहिए। तो किलो वाट बराबर KVA cos फाई को शक्ति गुणांक कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। तो ये चीज देखिए कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, किलोवाट इक्वल टू KVA cos फाई। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए आप देखिए वो टाइम कांस्टेंट वाली एक सारणी जिसमें सभी सर्किटों के टाइम कांस्टेंट आपको आज क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए ये टाइम कांस्टेंट 11 में कह रहा है कि RLC सीरीज सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होगा। तो टाइम कांस्टेंट को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं और टाउ इक्वल टू RL सीरीज सर्किट के लिए L/R होता है।
ये हो जाएगा। अगला जो 12 नंबर में है कि आरसी सीरीज सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होगा। आरसी सीरीज सर्किट है तो इसका टाइम कांस्टेंट जो होगा वो आरसी हो जाएगा। अगला जो है 13 नंबर में कि आरएलसी सीरीज सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होगा। ये आरएलसी सीरीज सर्किट है तो इसका टाइम कांस्टेंट 2L/R हो जाएगा, ये सही है। अगला जो है 14 नंबर में कि आरएलसी पैरेलल सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 2RC हो जाएगा। और अगला जो है 15 नंबर कि आरएलसी पैरेलल सर्किट में नीपर फ्रीक्वेंसी का मान क्या होगा, जो कि पिछली यूपीपीसीएल TG2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो वह होगा 1/2 RC हो जाएगा, ये नेपर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो ये सभी टाइम कांस्टेंट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। 608 वैकेंसी में इस पर क्वेश्चन पूछे गए। यूपी आर्मिनल का एग्जाम हुआ उसमें भी टाइम कांस्टेंट से क्वेश्चन पूछे गए। तो इसमें हमने कंप्लीट इसको आपको समझाने का प्रयास किया हुआ है। उम्मीद करेंगे आप सब प्यारे साथियों को अच्छे से सभी के सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में प्लीज़ स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। इसी तरीके के हम आपके बीच बहुत बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस लाते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।